हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद अजित अमंत। कैसे हैं आप सब? अच्छे, आशा है आप सब अच्छे होंगे। मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज एग्ज़ाम के बेसिस पे के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हक्कर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसे एटॉमिक थ्योरी भी कह सकते हैं। ये एमएससी के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में ऑफकोर्स आता ही है इसे क्वेश्चन। आइए जानते हैं कि हक्कर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होता क्या है। इसका हम शुरुआती इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। कहता है इन 1931 ई हक्कल investigated the conjugated linear polynes such as 1,3-butadiene cyclic polynes such as benzene, cyclopropynyl system etc which further extended। कहने का मतलब है कि जब हक्कल ने इन्वेस्टिगेट किया कि एचएमओ थ्योरी मॉलिक्यूलर हक्कल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो नाम पड़ा है हक्कल के नाम के आधार पर पड़ा है, तो उसने साइक्लिक रिंग को इन्वेस्टिगेट किया और लीनियर मॉलिक्यूल्स को भी इन्वेस्टिगेट किया जिसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड आते हैं या फिर डबल बॉन्ड रहते हैं। इसी की कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया सी काउल्सन एंड एस सी लॉन्गेट हिगिंस आल्सो आर हॉफमैन के द्वारा। हक्कल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में कहता क्या है, आइए जानते हैं। कहता है इन अ कंजुगेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विथ अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स द मॉलिक्यूल इज जनरली प्लानर। ऑब्वियस है कि हम जानते हैं कि कोई भी सिस्टम जिसमें कंजुगेटेड अल्टरनेट डबल बॉन्ड आता है वो जनरली प्लेनर ही होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल में आप 1,3-ब्यूटाडाइन का एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें प्रत्येक की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है और sp2 कहाँ पे लाइक करता है, ट्रायगोनल प्लेनर में। ठीक है, आइए आगे देखते हैं आगे का पॉइंट क्या कहता है। कहता है इन एन कार्बन सिस्टम। कहता है किसी सिस्टम में मान लीजिए n कार्बन है एंड ईच कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अगर वो प्रत्येक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड अगर है एंड हैज अ 2pz ऑर्बिटल सेंटर्ड ऑन इट, और 2pz ऑर्बिटल जो होगा वो सेंटर्ड में लाइक करेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट कहता है द इलेक्ट्रॉन इन द sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कॉल्ड सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में होंगे उसे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे, जो मॉलिक्यूलर प्लेन में होगा, आर कंटेंट इन दी मॉलिक्यूलर प्लेन। ठीक है, जो कहाँ होगा, मॉलिक्यूलर प्लेन में होगा। नेक्स्ट फिर कहता है कि ईच 2pz ऑर्बिटल विच इज परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर प्लेन कंटेन्स 1 पाई इलेक्ट्रॉन। कहता है जो 2pz ऑर्बिटल होंगे जो मॉलिक्यूलर प्लेन में परपेंडिकुलर होगा और वो पाई इलेक्ट्रॉन्स रखता होगा। ठीक है, आइए जानते हैं जो हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़े हुए होंगे, तो वही कहता है अकॉर्डिंग टू LCAO लीनियर कॉम्बिनेशन एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोक्सीमेशन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज रिटन एज psi i इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ j इक्वल टू 1 अप टू n Cij phi j। यहाँ पे फाई हमारा फंक्शन हुआ, यह भी फंक्शन हुआ। j बराबर 1 Cij का अंदर कार्बन की संख्या को बताती जाएगी। यहाँ से i बराबर 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, मतलब 1 i के बाद कोई भी डाटा हम ले सकते हैं, और j बराबर 1 से n तक। ठीक है, यहाँ पे कहता है वेयर फाई j इज द 2pz ऑर्बिटल सेंटर्ड ऑन कार्बन एटम j। जो फाई j है वो 2pz ऑर्बिटल को बताएगा जो कार्बन एटम में सेंटर्ड में है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट देखिए। कहता है इन एचएमओ थ्योरी हक्कल मैड द फॉलोइंग एजम्पशंस। एचएमओ थ्योरी में हक्कल कुछ एजम्पशंस देता है अबाउट द 3 काइंड ऑफ इंटीग्रल्स। 3 तरह के इंटीग्रल्स के बारे में वो बताता है, जिसमें पहला है कूलम इंटीग्रल, नेक्स्ट रेजोनेंस या फिर एक्सचेंज इंटीग्रल, एंड थर्ड वन इज ओवरलैप इंटीग्रल विच आर, दैट मीन्स यहाँ पे नीचे हम डिस्कस करेंगे इसके मतलब। कहता है ऑल ओवरलैप इंटीग्रल्स आर जीरो। कहता है जितने भी ओवरलैपिंग इंटीग्रल्स होंगे वो जीरो ही होते हैं, जिसे डिनोट करेंगे दैट इज Sij बराबर जीरो। ठीक है, नेक्स्ट कूलम इंटीग्रल जिसको डिनोट करेंगे Hij। कहता है विच रेफर्स टू द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द 2pz ऑर्बिटल ऑन द ith कार्बन एटम। कहता है कोई भी कार्बन एटम के 2pz ऑर्बिटल में जो एनर्जी होगी वो वो क्या बताएगा, कूलम इंटीग्रल के थ्रू, जिसे डिनोट करेंगे Hi से। ठीक है, और जो एनर्जी निकलेगा हमारा उसे दिखाया जाएगा अल्फा से। उस एनर्जी को कैसे डिनोट करेंगे हम लोग, अल्फा से करेंगे। ठीक है, और कूलम इंटीग्रल को Hij से, और Hij जो है रेफर्स करता है एनर्जी के बारे में जो इलेक्ट्रॉन के पास है। वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, 2z ऑर्बिटल में, और 2z ऑर्बिटल के किस कार्बन पे, तो ith कार्बन। ith मतलब 1 2 3 कोई भी कार्बन एटम हो सकता है। उस एनर्जी को अल्फा से शो करेंगे। नेक्स्ट है द एक्सचेंज इंटीग्रल Hij इज इक्वल टू Hji बराबर जीरो। एक्सचेंज मतलब आप जानते हैं हमको एक्सचेंज करना है, मतलब Hij यानी i मतलब कोई भी अगर नंबर रहेगा, यहाँ पे j भी कोई नंबर रहेगा तो इसको फिर रिवर्स कर देंगे, ji कर देंगे, तो उसमें कहता है एक्सचेंज इंटीग्रल दोनों के बराबर जीरो होगा अनलेस द ith एंड jth कार्बन आर ऑन एडजेसेंट एटम्स। सॉरी, फिर से देख लेंगे, कहेंगे अनलेस द ith एंड jth ऑर्बिटल्स आर ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम्स।
यहाँ पे जो ith jth ऑर्बिटल जो होंगे एडजेसेंट कार्बन एटम्स के होने चाहिए, तभी ऐसा होता है। चलिए आगे देखते हैं। दे आर डिजाइनेटेड एज बीटा। यहाँ पे एक्सचेंज इंटीग्रल में जो एनर्जी है वो बीटा से हम होता है। एक्सचेंज इंटीग्रल को दिखाएंगे बीटा से, और ओवरलैप इंटीग्रल SIJ हो गया, कूलम इंटीग्रल यहाँ पे अल्फा से आ रहा है, ठीक है, ये याद रखेंगे। एक्सचेंज इंटीग्रल को दिखाया जाएगा किससे, तो बीटा से। कूलम इंटीग्रल वाली पार्ट जब आई वो अल्फा से, ठीक है, ये याद रखना है, इसका यूटिलाइज होगा आगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है। Here the HMO theory is not really justified the overlap integrals on adjacent carbon atoms in a conjugated molecule। कहता है HMO थ्योरी जो है एक्चुअली वो जस्टिफाइड नहीं कर पाता है ओवरलैप इंटीग्रल्स को जो कार्बन एटम एडजेसेंट में होते हैं किसी भी कंजुगेटेड मॉलिक्यूल में, कि कैसे वो ओवरलैप करता है उसको अच्छे से डिस्कस नहीं कर पाता। फिर भी हाउएवर डिस्पाइट दिस एजम्पशंस, इस एजम्पशंस के अलावा द थ्योरी गिव्स अ गुड डिस्क्रिप्शन ऑफ बॉन्डिंग एंड क्वालिटेटिव एग्रीमेंट बिटवीन थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंट। फिर भी HMO थ्योरी जो है एक बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन देता है मॉलिक्यूल के बीच के बॉन्डिंग को और बहुत सारे क्वालिटेटिव एग्रीमेंट को। जैसे बेंजीन बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है जबकि साइक्लिक ब्यूटाडाइन स्टेबल नहीं होता, तो उसको हक्कल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अपने कैलकुलेशन में वो थ्योरेटिकली एक अच्छा सा नॉलेज देके जाता है, जिससे पता चलता है कि साइक्लोब्यूटाडाइन लेस स्टेबल होता है देन बेंजीन, जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, है ना, इतना ध्यान रखना है। आइए देखते हैं। कहता है द हक्कल इक्वेशन कैन बी रिटन एज, हक्कल इक्वेशन जो HMO थ्योरी के द्वारा जो हक्कल इक्वेशन आया था उसको लिखा जा सकता है अल्फा माइनस ई। यहाँ पे ई मेरा एनर्जी है, अल्फा क्या था मेरा, आप जान रहे हैं, अल्फा भी जो बताया गया आपको कूलम इंटीग्रल में आया था और एक्सचेंज इंटीग्रल में बीटा आया था। तो हक्कल इक्वेशन को अल्फा माइनस ई, बीटा 0 0 फिर ये डैश 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 0 डैश डैश डैश, तो ये वाला चार्ट एक तरह से आपको याद नहीं रखना है। जो सिस्टम हमारे पास आएंगे कंजुगेटेड, उस सिस्टम को कुछ थोड़ा सा याद कर लेना है, ज़्यादा डिस्कस करके याद डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन 7 नंबर का आएगा, 14 नंबर का आता नहीं है, 7 नंबर का आता है। तो बहुत लंबा लेंदी करने से अच्छा है कि हम लोग थोड़ा सा कुछ चीज़ों को शॉर्ट करके चलें, ठीक है, इसे याद कर लेना है। आइए देखते हैं। कहता है इस अल्फा माइनस ई को देखिए क्या है, इसको चेंज कर दिया जाएगा शॉर्ट करने के लिए, कि क्योंकि इसे जो है डिटर्मिनांट में कन्वर्ट किया जाता है हक्कल इक्वेशन को, जिसको कहते हैं हक्कल सेक्युलर इक्वेशन इन डिटर्मिनांट फॉर्म, ठीक है। आइए देखते हैं इसको। कहता है डिफाइनिंग अ डायमेंशनलेस पैरामीटर एक्स एज एक्स इक्वल टू अल्फा माइनस ई बाई बीटा, ठीक है, और उसकी वजह से इक्वेशन जो है बन जाएगा कैसा, देखिए एक्स आ गया। अब एक्स यहाँ पे क्या है, अल्फा माइनस ई बाई बीटा। कैसे आया, हम लोग देखे कि शुरुआत में देखे थे कि अल्फा माइनस ई था उस जगह पे, है ना, यहाँ पे क्या था, देखिए यहाँ पे क्या था, अल्फा माइनस ई। अब इसी में अगर बीटा को डिवाइड कर दिया जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर यहाँ बीटा करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो उसी कंडीशंस को यहाँ लाया गया, देखिए कि एक्स इक्वल टू अल्फा माइनस ई बाई बीटा। तो जो अल्फा माइनस ई था उसमें अगर बीटा को डिवाइड कर दिया जाए, हर एक जगह पे बीटा को डिवाइड करेंगे, तो जहाँ पे अल्फा माइनस ई बाई बीटा आएगा वहाँ पे एक्स आ गया, बाकी बीटा जहाँ था वहाँ 1 आ जाएगा। तो इस तरह से ये टर्म आपका निकाल ली गई। अब यहाँ पे देखिए, जैसा मैंने कहा कि इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में बदला जाता है, तो वही चीज़ यहाँ देखिए बोला जा रहा है, एक्सपेंसिंग द इक्वेशन into n determinant yields a polynomial equation which has n real roots. Thus the conjugated polymer has n energy levels and n molecular orbitals. कहता है जब इसको जैसे सिस्टम जिस प्रकार आएगा उस प्रकार जब हम उसको एक्सपेंड करेंगे तो एक पॉलिनोमियल इक्वेशन में आ जाएगा। और पॉलिनोमियल इक्वेशन जब आएगा तो आप जानते हैं कि अगर स्क्वायर रूट रहा, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहा तो 2 रूट्स निकलते हैं, अगर क्यूबिक रूट रहा, क्यूबिक पॉलिनोमियल रहा तो 3 रूट निकलते हैं। बस सिमिलरली इसी तरह से हमारे रूट्स आएंगे, जो कि हम लोग आगे फिर देखते हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट बताया जा रहा है कि द एनर्जी ऑफ द kth मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यहाँ पे kth मतलब कोई नंबर है मान लीजिए, तो कहता है किसी भी जितने भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे उसके हिसाब से कहता है द एनर्जी ऑफ द kth मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो गिवन है वो क्या है, ई बेस के इक्वल टू अल्फा प्लस एक्स के बीटा। ये एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। और फिर अकॉर्डिंगली एक्स की जैसे जैसे यहाँ रूट्स एक्स क्या है हमारा, यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो एक रूट आएगी, तो एक्स की वैल्यू जैसे बैठाओगे उसके अकॉर्डिंगली एनर्जी निकलता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए वेयर एक्स के बेस में जो के है बराबर kth रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे मैंने भी कहा कि एक्स क्या निकलेगा, पॉलिनोमियल का रूट्स आएगा जब हम सॉल्व करेंगे उसको। यहाँ पे अल्फा क्या है, कूलम इंटीग्रल, जैसा कि पहले बताया गया था। बीटा क्या है, रेजोनेंस या फिर एक्सचेंज इंटीग्रल। यहाँ पे एक नोट पॉइंट करके मैं भले लिखा हूँ, आप नोट करके लिखे या ना लिखें, बट इसे थोड़ी सी याद रखनी है कि अल्फा बीटा बोथ आर नेगेटिव, ये नेगेटिव होंगे, और जब नेगेटिव होगा तो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएगा, है ना। यहाँ पे कहता है अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स के रिप्रेजेंट्स एन एनर्जी लेवल, सॉरी इसे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इस पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल याद रखेंगे अल्फा बीटा बोथ आर नेगेटिव वैल्यू, ये बोथ नेगेटिव वैल्यू देता है या रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स के
हेयर एक्स के, दैट मीन्स एक्स जो आएगा हमारा रिप्रेजेंट्स एनर्जी लेवल विच इज मोर नेगेटिव हैंस मोर स्टेबल देन द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ कार्बन 2p-z ऑर्बिटल। यहाँ पे कहता है अगर एक्स की वैल्यू, दैट मीन्स रूट जो एक्स निकलेगा हमारा सॉल्व करने के बाद पॉलिनोमियल इक्वेशन को, अगर उसकी वैल्यू नेगेटिव आती है तो उसकी वजह से एनर्जी की वैल्यू भी नेगेटिव होगी, और जब एनर्जी की वैल्यू जब ज़्यादा नेगेटिव होगी तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा किसकी तुलना में, देन द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ कार्बन 2p-z ऑर्बिटल, उस एनर्जी की तुलना में जो 2p-z ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, और उस इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी हो उसकी तुलना में ये जो एनर्जी निकलेगी वो, दिस मीन्स ये वाली एनर्जी जो ये निकाला जाएगा तो ये ज़्यादा नेगेटिव आएगा, और ज़्यादा नेगेटिव आएगा तो मॉलिक्यूल ज़्यादा सिस्टम जो ज़्यादा स्टेबिलिटी में चला जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट हमारा है पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स के रिप्रेजेंट्स BMO। कहता है अगर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को बताता है, अगर एक्स की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को बताता है। ठीक है, इतना याद रखना है। अब हम लोग आगे देखेंगे क्या आता है कहानी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कुछ है नहीं, HMO थ्योरी की एप्लीकेशंस है। अब उस एप्लीकेशंस को हम लोग थोड़ा समझेंगे। ये HMO थ्योरी अगर एग्जाम में आई तो हम लोग अगर लिखने का मन करे तो हम लिख सकते हैं, अदरवाइज हम लोग डायरेक्ट अब एप्लीकेशंस की ओर आते हैं कि HMO थ्योरी का एप्लीकेशंस जो कंजुगेटेड सिस्टम में है उसमें जो पढ़ना है पहले वो है हमारा इथिलीन। अब इसी में एग्जाम में जो हमारी MSc में आती है वो नोट लिखने आती है कि अप्लाई द HMO थ्योरी ऑन इथिलीन, या फिर जो भी कंजुगेटेड सिस्टम एग्जाम में देगा उस पर HMO थ्योरी लगाना है, और उसके बेसिस पे कुछ जो टर्म्स हैं जैसे डिलोकलाइजेशन एनर्जी या फिर सिंपली एनर्जी जो कार्बन एटम पे निकलेगा उसको निकालने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग कहता है इथिलीन, जैसे हम लोग फॉर्मूला तो जानते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे दो कार्बन है हमारे पास C1 एंड C2, इसके बीच एक सिंगल बॉन्ड हो गया, एक क्या हो गया हमारा 2p-z ऑर्बिटल हो गया। ठीक है, तो दो कितने 2p-z ऑर्बिटल हैं, तो यहाँ पे दो 2p-z ऑर्बिटल, इसलिए छोटा सा यहाँ पे लिख दिया गया है कि दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2p-z ऑर्बिटल्स एंड 2 pi इलेक्ट्रॉन्स। और हम जान ही रहे एक अगर सिंगल डबल बॉन्ड है तो ऑब्वियसली कि 2 pi इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और यहाँ पे और एक किसी पाई बॉन्ड बनाने के लिए 2p ऑर्बिटल तो ऑब्वियसली की जरूरत पड़ेगी हमें, इसलिए 2p-z ऑर्बिटल 2 पीस हमारे पास है। यहाँ पे कहता था हियर द हक्कल सेक्युलर इक्वेशन इज, यहाँ पे सेक्युलर इक्वेशन हक्कल का जो सेक्युलर इक्वेशन है जिसे हम लोग पहले देखे थे उसमें सॉल्व करके ये जो निकाला जाता है x1 1x ये आता है बराबर 0, ये याद कर सकते हैं। और जैसा हम लोग देखे हैं कि x बराबर क्या है अल्फा माइनस e बाई बीटा, अगर इसे याद रखते हैं तो हमारे एग्जाम के लिए और फायदेमंद होगा। आइए नेक्स्ट कहता है इक्वेशन 1 ऑन एक्सपेंशन गिव्स। यहाँ पे इक्वेशन 1 ऑन एक्सपेंशन गिव्स कहने का मतलब हुआ कि ये जो डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 अगर इसे सॉल्व करेंगे हम लोग तो यहाँ पे मेरी आएगी x² - 1 बराबर 0, दैट मीन्स ये एक पॉलिनोमियल फॉर्म आ गया, और इसे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी वो +-1 आ गई है ना। तो यहाँ पे कहता है x बराबर -1, x जो यहाँ पे -1 आ गया, तो x जब -1 आया तो E1 की वैल्यू क्या आएगी अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि हम लोग देखे थे अभी क्या था अल्फा, ये एनर्जी की वैल्यू क्या थी E के बराबर अल्फा प्लस एक्स के बीटा, तो एक्स की जगह पर -1 जब बिठाएं तो अल्फा प्लस बीटा हो गया, और ये अल्फा प्लस बीटा जो एनर्जी है ये एनर्जी शो करेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में। और जब एक्स बराबर पॉजिटिव डालेंगे तो जैसे ही पॉजिटिव डालेंगे तो वहाँ जब फॉर्मूले में ही मेरा माइनस साइन लगा हुआ है तो ऑब्वियस है कि E2 बराबर क्या हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा, जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को बताता है। ठीक है, इतना याद रखना है। नेक्स्ट जो है ध्यान रखेंगे जो एनर्जी निकली अल्फा प्लस बीटा वो बॉन्डिंग को बता रहा है, E2 जो निकला x अल्फा माइनस बीटा ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को बता रहा है। और हमको पता है कि दो हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन है तो एक होगा बॉन्डिंग तो एक जाएगा कहाँ एंटी बॉन्डिंग में, है ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं, कहता है द 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ इथिलीन ऑक्यूपाई द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन द ग्राउंड स्टेट इन अकॉर्डेंस विद द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। कहता है इथिलीन में जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में रहेंगे, वो भी ग्राउंड स्टेट में, किसके अकॉर्डिंग पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। और पॉली तो जानते हैं हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले फुलफिल अच्छे से पहले पूरे ऑर्बिटल को अच्छे से भैया भरा जाता है तब जाके कहीं और डाला जाता है। तो यहाँ पे जो अल्फा प्लस बीटा है ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया, अल्फा माइनस बीटा हो गया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो यहाँ पे जो डॉट है याद रखना, ये जो डॉट है ये बताया जाता है कार्बन के बारे में बता रहा है, कितने कार्बन है हमारे पास 2, तो डॉट के द्वारा कार्बन को दिखाया गया है। और ये जो डैश लाइन दिया हुआ है ये नोडल प्लेन्स को बताता है। हम लोग जानते हैं नोड में होता क्या है, वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0, उसी को कहते हैं नोड या फिर नोडल प्लेन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है। ठीक है, और उसको दिखाया गया यहाँ पे डैश पे, याद रखना है इसे। यहाँ पे Ψ1 हो गया BMO, Ψ2 हो गया ABMO। ये जो स्ट्रक्चर्स है थोड़ा सा याद रखना है, डायग्राम हमारी आंसर सीट को थोड़ा सुंदर बना देता है ना। आगे नेक्स्ट देखते हैं, कहता है द अबव HMO डायग्राम हक्कल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर इथिलीन द कार्बन एटम्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। जैसा मैंने भी कहा कि ये जो डॉट दिया है ये कार्बन एटम को डिनोट कर रहा है, एंड द नोडल प्लेन्स फॉर द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डैश्ड लाइन। जो नोडल प्लेन है उसको डैश लाइन से दिखाया गया, याद रखना है। नोडल प्लेन मीन्स देयर इज नो इलेक्ट्रॉन्स फाइंडिंग। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट देखिए कहता है द टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी ई पाई, जो पाई इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी आएगी वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो कहता है द टोटल पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी ई पाई इज इक्वल टू 2 × अल्फा प्लस बीटा। ये एक तरह से याद कर लीजिए।
कैलकुलेशन करने की जरूरत है, क्योंकि वैसे भी इथिलीन 7 नंबर का ये नोट देता है और मैथमेटिकल कैलकुलेशन का टाइप है, हम ज़्यादा नंबर नहीं भी बनाएंगे तो भी हमारा नंबर 7 नंबर देगा ही देगा। नेक्स्ट यहाँ पे कहता था टोटल पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी ई पाई इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा since the energy of the two electrons in the isolated carbon 2pz orbital is equal to 2 alpha, the pi bond energy in ethylene is equal to 2 into alpha plus beta minus 2 alpha, that is 2 beta। मतलब ओवरऑल जो एनर्जी आएगी हमारी वो आएगी कितनी, 2 बीटा। ठीक है, याद रखना है 2 जो मेरा एक तरह 2 बीटा आ गया, ये एक तरह से जो पाई बॉन्ड एनर्जी लिखा हुआ है, ये पाई बॉन्ड एनर्जी एक तरह से ये डिलोकलाइजेशन एनर्जी भी कह सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे उसका फॉर्म आएगा, आपका रेजोनेंस एनर्जी एक टर्म है, उसका वहाँ पे डेफिनेशन सीखना है। तो फिलहाल के लिए इतना याद रखिए कि जो पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी आएगा वो कितना आएगा, 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा। किसके केस में, तो ये हमारा केस कौन सा था, इथिलीन, 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी। ठीक है, फिर अगर ये तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हुई, लेकिन यहाँ जो पाई बॉन्ड एनर्जी बोल रहा है, तो पाई बॉन्ड एनर्जी का फॉर्मूला कितना आया, कितना टर्म आया मेरा, 2 बीटा। तो जैसा अकॉर्डिंगली जो वैल्यू आएगा जब अल्फा बीटा हमारे पास जब टर्म आ जाएगा तो उस हिसाब से हम लोग इसमें डाटा बैठाएंगे, आंसर भी हमारा निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कहता है यहाँ पे क्या, सो देखिए कहता है टू डिटरमाइन द BMO दैट मीन्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल psi 1 एंड द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर psi 2 वी प्रोसीड एज फॉलोज। कहने का मतलब अगर psi 1 और psi 2 हमको अगर निकालना पड़े तो उसको तो भी निकालना पड़ेगा, तो इसलिए कहता है द सेक्युलर इक्वेशन कॉरस्पॉन्ड्स टू द 2 साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो सेक्युलर इक्वेशन को कुछ लीनियर इक्वेशंस में बदल दिया जाता है ताकि psi 1 और psi 2 को निकाला जा सके। यहाँ पे क्या है, C1x प्लस C2 इक्वल टू 0, ऑल्सो C2x प्लस C1 इक्वल टू 0। अब इसी में हम लोग क्या करेंगे, x का डाटा बैठाएंगे, x बराबर -1, क्योंकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का हमको निकालना है। तो x बराबर जब -1 बैठाएंगे तो यहाँ पे जो मेरी वैल्यू आएगी प्रत्येक के केस में, चाहे ये हो या ये हो, जैसे ही -1 बैठाएंगे तो हर एक केस में C1 और C2 क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट, कहता है फॉर द BMO psi 1 x बराबर -1 पुटिंग इन इक्वेशन 4 गिव्स -C1 प्लस C2 बराबर 0, और प्रत्येक केस में C1 बराबर C2 इन ईच केस जो हमारा निकल कर डाटा आता है। ठीक है, तो ये टर्म याद रखना है। फिर देखिए कहता क्या है कि सिंस psi 1 मस्ट बी नॉर्मलाइज्ड, दैट इज psi 1 d tau इज इक्वल टू 1, और इंटीग्रेशन ऑफ C1 psi 1 प्लस C2 phi 2, सॉरी यहाँ पे phi है, C1 phi 1 प्लस C2 phi 2 इंटू C1 phi 1 प्लस C2 phi 2 इज इक्वल टू d tau इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये दोनों टर्म C1 psi 1 है और एक शायद बॉन्डिंग है, एक शायद एंटी बॉन्डिंग है। यहाँ पे फिर क्या है नेक्स्ट, अब क्या है कि इसको जब कैलकुलेट करेंगे अच्छे से, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इससे मेरा डाटा बाहर क्या आएगा, देखिए C1 स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ phi 1 डी टाउ प्लस C2 स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ phi 2 डी टाउ प्लस 2C1 C2 इंटीग्रेशन ऑफ phi 2 डी टाउ बराबर 1। फिर ठीक है, ये इस कैलकुलेशन के बाद आती है। अब फिर कहता है कि अगेन phi 1 फॉर्म एज ऑर्थोनॉर्मल सेट, ये जो phi है अगर ऑर्थोनॉर्मल सेट में बनाया अगर जाए तो कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ phi ij डी टाउ इज इक्वल टू डेल ij, वेयर i इक्वल टू j, जब i और j बराबर होगा तो उसकी वैल्यू 1 होगी, और i j अगर इक्वल नहीं है तो वो उसकी वैल्यू 0 बैठाया जाएगा। जहाँ पे यहाँ जो डेल i j है उसको कहते हैं रोनाकर डेल्टा, ठीक है, जिसको डेल पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे कहता है कि जो अभी ऑर्थोनॉर्मल सेट की बात की गई है, तो जब कहता है यहाँ पे कि psi 2 जब हम i1 और i जब बैठा अलग अलग है, अगर 1 बैठाएंगे तो psi 1 डी टाउ हो जाएगा, 2 बैठाएंगे तो psi 2 डी टाउ हो जाएगा, दोनों की वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इस पर सिंपल सा देख लीजिए, अगर psi 1 है डी टाउ बराबर क्या हो जाएगा, डेल, और दोनों के बराबर 1 है क्योंकि इक्वल आ रहा है तो 1 आ रहा है ना। तो सिंपल सी चीज़ है ये वाली, psi 2 डी टाउ बराबर psi 1 डी टाउ बराबर 1, क्योंकि यहाँ पे बराबर में 1 ले रहे हैं i बराबर j के केस में। तो यहाँ पे i बराबर j के केस में है, i और j बराबर है हमारा, तो 1 आ रहा है तो ऑब्वियस है कि 1 आएगा। और जैसे ही 0 लेंगे यानी इक्वल नहीं है तो psi 2 डी टाउ बराबर क्या हो गया, 0। और यही कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे इक्वेशन 5 में। कैसे देख लीजिए, psi 1 डी टाउ बराबर क्या आ गया है हमारा 1, psi 2 डी टाउ क्या है मेरा 1, तो यहाँ पे C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर बराबर 1, यहाँ पे 1 बैठेगा, यहाँ 1 बैठेगा, मेरा क्या आ जाएगा C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, और इसके बराबर में 0 है तो क्या हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। आइए देखते हैं कि इस जब इसके इस टर्म्स को जब हम बैठाएंगे इक्वेशन 5 में तो देखिए मेरा क्या आएगा सॉल्व करने के बाद, C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, और फिर इसको जब सॉल्व करोगे तो C1 की वैल्यू आएगी 1/√2 और C2 की वैल्यू भी आ जाएगी क्या, सॉरी C1 प्लस C2 स्क्वायर बराबर 1, और हम पहले ही देख चुके हैं कि C1 C2 तो बराबर है, C1 C2 तो बराबर आई थी, उसके उधर हम लोग देखे थे इक्वेशन 4 जब सॉल्व कर रहे थे, है ना। तो C1 C2 जब बराबर आ गया तो C1 के केस में आ जाएगा 1/√2 और C2 भी चाहेंगे तो 1/√2 ही आएगा। तो इस प्रकार जो psi 1 आएगा वो आएगा phi 1 प्लस phi 2 डिवाइडेड बाई 1/√2 जब x बराबर है -1 जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को बताता है, और psi 2 बराबर आ जाएगा phi 1 माइनस phi 2। देख लीजिए थोड़ा सा अंतर है, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मेरा फंक्शन है psi 1 वो मेरा दिया है psi 1 प्लस psi 2 1/√2,
जो साई 2 है वो है केवल माइनस का अंतर है, 1/√2 ही है, x बराबर -1 जो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बता रहा है, x बराबर 1 जो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल को बता रहा है। ठीक है, ये इथिलीन का HMO थ्योरी था। यहाँ पे थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं रेजोनेंस एनर्जी की। कहता है रेजोनेंस एनर्जी इज द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल एंड द सम ऑफ एनर्जीज ऑफ आइसोलेटेड डबल बॉन्ड, है ना। जो डबल बॉन्ड आइसोलेटेड उसकी होगी, उस सम को जब उसका डिफरेंस करेंगे पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी से, तो जो उससे एनर्जी निकल आएगा वो रेजोनेंस एनर्जी आएगा। और ये जो हमें बताता है स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल को। ठीक है, इतना याद रखना है। ये छोटा सा टॉपिक जो HMO थ्योरी का हमने देखा, HMO थ्योरी का इंट्रोडक्शन। ठीक है, आइए फिर से एक बार अलग देख लेते हैं। HMO थ्योरी का ये इंट्रोडक्शन है। ठीक है, अब HMO थ्योरी के इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग क्या देखें, इसके कैसे कैसे इसका प्रोसीजर है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा इसके सारे फंक्शंस को। यहाँ पे छोटी सी एक गलती हो गई है, इसको सुधार सकते हैं कि x की वैल्यू नेगेटिव रहेगा तो BMO बताएगा, और x के बराबर पॉजिटिव है तो वो आपका ABMO को बताएगा। उसके बाद हम लोग HMO थ्योरी की एप्लीकेशन को देखा इथिलीन के लिए, जो इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, जो हमें याद रखना है इसको अच्छे से। एग्ज़ाम में नोट पे 7 नंबर या 8 नंबर में एग्ज़ाम में आ ही जाता है किसी भी यूनिवर्सिटी के MSc पोस्ट ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री के लिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डे हम लोग अगले टॉपिक में जब वीडियो में लाऊंगा तो ब्यूटाडाइन या फिर बेंजीन के लिए मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। आशा है आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया हो तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।